नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए एक सीरीज चला रहा हूं कि किस तरीके से कथन, कूट, कथन, कारण और जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। और इसी कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में आपको कूट वाले प्रश्नों को हल करने का तरीका समझाया था। और आज हम कथन कारण, जिसको लेकर काफी ज्यादा संशय रहता है कि किस तरीके से इसके प्रश्नों को हल करना चाहिए, तो आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। और कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इस वर्ष काफी चर्चा में रहे हैं, उनके प्रश्नों के साथ हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे कथन कारण के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो कथन कारण के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है वो है कि जब भी आप कथन पढ़ें और कारण पढ़ें तो आपको यह देखना चाहिए कि दो तीन लेयर्स पर आपको सोचना है। पहला, कथन जो है उसके फैक्ट को चेक कीजिए कि फैक्ट उसका सही है या नहीं। दूसरा, रीजन जो है वो सही है या नहीं, क्योंकि जब ऑप्शन आप देखते हैं तो उसमें एक रहता है कथन सही है कारण गलत है ना, कथन गलत है कारण सही है, ये वाला ऑप्शन रहता है। और तीसरे हिस्से में आपको चेक करना है कि कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं। मतलब हमेशा जब भी आप कथन को पढ़ रहे हैं तो कथन को जब आप पढ़ें तो उसके रीजन को सोचें कि आखिर ये कहां से आ रहा है। और जब आप कारण को पढ़ते हैं और आपको, अगर आपने जो प्रश्न किया कि भाई कथन में ये जो कहा गया है उसका आंसर मुझे इस कारण से मिल रहा है, डायरेक्ट अगर वो रिलेटेड है, डायरेक्ट रीजन दिखाई दे रहा है, तभी आपका उत्तर, आपको कथन कारण दोनों सही होगा और कारण कथन की व्याख्या करता है, ये वाला लेना है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दे करके अगर इन प्रश्नों को हल करें तो काफी ज्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। जैसे कुछ प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। जैसे देखिए, सबसे पहला कथन जो हमारे सामने है, प्रश्न है, इसमें कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और कारण कहता है कि जब आपातकाल लागू हो, राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। इसका इंग्लिश वर्जन भी है। असर्शन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रीजन, when a proclamation of emergency is in operation, the president may suspend the operation of all the fundamental rights except articles 20 and 21। अब अगर हम इस प्रश्न को अगर हम देख रहे हैं तो देखिए, ये प्रश्न राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में, महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो क्या है, अगर हम पहले थोड़ा सा जान लें उसके बारे में। तो आपातकाल का मतलब ही होता है जब संकटकालीन परिस्थितियां, जब राष्ट्र पर किसी प्रकार का संकट आता है तो उस संकट से राष्ट्र को उबारने की जो शक्ति है, बचाने की जो शक्ति है, वही उसकी आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमारे संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 के बीच में बताई गई। और राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां जो है वो प्राप्त है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति प्राप्त है। 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल, हालांकि इसके लिए संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके लिए राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल को प्रयोग किया गया है। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। अब देखें कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बताया गया है और इसके लिए भी नेशनल इमरजेंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि आपातकाल की घोषणा यानी अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी वर्ड को यूज किया गया। ये जो नेशनल इमरजेंसी है, जिसको हम अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी कह रहे हैं आर्टिकल 352 के तहत, ये प्रेसिडेंट उस परिस्थिति में लगाते हैं जब नंबर 1, देश युद्ध से गुजर रहा हो, वॉर की स्थिति हो। दूसरा, कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण। तीसरा, अगर हमारे देश में आंतरिक अशांति, डिस्टर्बेंस ऑफ इंटरनल पीस, हमारे देश की शांति व्यवस्था भंग हो जाए तो लगा सकते हैं। और चौथा, आसन्न खतरा, प्रोबेबल डेंजर, मतलब अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि हमारे देश में कोई बड़ा खतरा आ सकता है तो उसको भांपते हुए भी वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
हालांकि हमारे संविधान में जो आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक अशांति है, उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये जो आंतरिक गड़बड़ी है उसके स्थान पर आपका सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्ड इंसर्जेंसी, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया है। इस तरीके से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो है आपका वर्तमान में 4 आधारों पर कर सकते हैं: युद्ध, वॉर, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अटैक, तीसरा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड इंसर्जेंसी, और चौथा होता है प्रोबेबल डेंजर, एक्सपेक्टेड डेंजर, या जो आसन्न खतरा है। इन परिस्थितियों पर लगा सकते हैं। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो यह उनका स्वविवेक नहीं है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है यह कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री के कहने पर लगा सकते थे, ठीक है, जस्ट बाय सेइंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रधानमंत्री कह देते हैं तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसमें परिवर्तन कर दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगा सकते हैं। यानी यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल संविधान तो यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, रिटन कंसेंट, रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेंगे। पहले प्रधानमंत्री के कहने पर लगा सकते थे। और जब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी कभी भी लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषणा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको संसद से पास करवाना बहुत जरूरी होता है, पार्लियामेंट से पास करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। यानी जनता से अनुमति लेनी जरूरी है और जनता के जो प्रतिनिधि है वो कहां बैठते हैं? संसद में, इसलिए उसको पास करवाना बेहद जरूरी होता है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की, उनको घोषणा की तारीख से 2 माह के भीतर संसद की अनुमति लेना जरूरी है, मतलब संसद से पास करवाना जरूरी है। जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 से इस 2 माह की अवधि को 1 माह कर दिया गया। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर राष्ट्रपति करते हैं तो घोषणा की तारीख से 1 माह के भीतर उन्हें पारित करवाना आवश्यक होगा। पारित करवाना मतलब बहुमत से पास करवाना होता है। याद रखें, बहुमत, राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तो इसे संसद से पारित होने के लिए विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और यह स्पेशल मेजॉरिटी होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 एंड सपोर्टेड बाई हाफ ऑफ द हाउस, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और सदन की कुल संख्या का 50%। इस बहुमत से इसको पास होना पड़ता है। और एक बार जब राष्ट्रीय आपातकाल पारित हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी पास हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी पास होने के बाद उसको अनंत काल तक, उसका जो टाइम पीरियड है अनंत काल है, मतलब अनिश्चित काल तक, इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक लगा करके रखा जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के आधार पर लगा है, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है, तो हम ये नहीं जानते कि युद्ध कितने समय में खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई इसकी निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है, अनंत काल तक लगाकर रखा जा सकता है। हाँ, यह बात सत्य है कि राष्ट्रपति जस्ट दूसरी घोषणा करके, सेकेंड अनाउंसमेंट से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को वापस भी ले सकते हैं। लेकिन जब भी अनंत काल तक लगाकर रखेंगे तो हर 6 माह में, एवरी 6 मंथ, हर 6 माह में संसद से, जो मैंने आपको पहले बहुमत बताया, उसी बहुमत से इसको पारित होना अनिवार्य होता है। और जब भी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो उसे कुछ इंपैक्ट होते हैं। जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है, अगर हम देखें कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उस पर क्या इंपैक्ट होता है, तो याद रखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 से 32 के बीच में हमारा मौलिक अधिकार जो है वो हमको बताए गए हैं। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट, घोषणा करते हैं, राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनको राष्ट्रपति एक पृथक घोषणा करके, सेपरेट अनाउंसमेंट करके अलग अलग मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 है आपका दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री कन्विक्शन, और अनुच्छेद 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इन दोनों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि मूल संविधान में इन्हें भी समाप्त किया जा सकता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 से यह व्यवस्था की गई कि इन मौलिक अधिकारों को भी कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। सेकंड, अगर इसका इंपैक्ट देखें तो जब नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करते हैं या ऑपरेशन में होता है तो उस समय जो भी कार्य होगा, जो राज्य की विधायिकाएं होती हैं, राज्य की सरकारें होती हैं, वो निलंबित नहीं होती, मतलब सस्पेंड नहीं होंगी, वो काम करती रहेंगी, बस राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। तो ये एक ब्रीफ जानकारी है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इतनी जानकारी अगर आपको है तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए, जैसे इसका आंसर हम इसके ऑप्शन को चेक करते हैं। कथन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कथन कारण के प्रश्न को अगर हमको हल करना है तो सबसे पहला हमको चेक करना है कि कथन सही है नहीं। तो देखिए, कथन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जो कि गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मूल संविधान में प्रधानमंत्री कहने पर कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। इसलिए कथन क्या हो गया, हमारा कथन गलत हो गया। ये कथन जो है हमारा गलत हो गया। रीजन देखें, जब आपातकाल लागू हो, राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है तो जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं उसमें 19 पहले स्वतः समाप्त हो जाता है, बाकी राष्ट्रपति पृथक घोषणा करके उसको निलंबित करते हैं, लेकिन 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते। यानी फैक्ट चेक करें तो रीजन जो है हमारा सही है, स्टेटमेंट गलत है, रीजन सही है। अब यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी है, जिसमें स्टेटमेंट गलत है और हमारा रीजन जो है वो सही है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखें, एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, और रीजन कहता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, इंडिया इज एडॉप्टेड विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री रूल ऑफ सिस्टम, मतलब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब यहां पर भी वही चीजों को हमको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रीफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, जो शासन की व्यवस्था पूरे विश्व में अपनाई जाती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है जिसको प्रेसिडेंशियल रूल कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल कहा जाता है, और एक आपका संसदीय शासन व्यवस्था होती है। आप देखें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक, अध्यक्ष हमेशा एक होता है। जब किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हो कॉन्स्टिट्यूशन की और वही एक व्यक्ति सारे कार्यों को करे तो उसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जिसके पास शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको शक्तियां दी हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको देश का मालिक बताया, वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है, और जो उन शक्तियों को इंप्लीमेंट करता है, पावर्स को इंप्लीमेंट करता है, उसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। अब यदि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राज्य प्रमुख और जो सरकार प्रमुख है, एक ही व्यक्ति है, तो उसे हम प्रेसिडेंशियल रूल कहेंगे या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जैसा अमेरिका में, आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही सारे पावर है और अमेरिका के राष्ट्रपति ही सारे पावर को यूटिलाइज करते हैं, इसलिए अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाता है। उसी के उलट अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक व्यक्ति को सारी शक्तियां दी, तो जिसको शक्तियां दी, जिसको पावर्स दिया, जिसको देश का मुखिया घोषित किया, वो हेड ऑफ द स्टेट, और जो उन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मान लेते हैं अगर वो दूसरा कोई व्यक्ति है जो उन शक्तियों को प्रयोग कर रहा है तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाएगा। तो जिस देश में हेड ऑफ द स्टेट अलग और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं उन्हें संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश कहते हैं। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन देखिए। ब्रिटेन में क्या है कि जो शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है, जो शक्तियां हैं, वो किसके पास में, आपका क्वीन और किंग ऑफ ब्रिटेन, जो उनके राजा और रानी होते हैं उनके पास में, और जो शक्तियों को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, कार्यान्वित करते हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी हेड ऑफ द स्टेट हुए वहां के ब्रिटेन के जो राजा और रानी है, महारानी है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हुए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए।
तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट अलग अलग हुए, इसलिए ब्रिटेन जो है पार्लियामेंट्री रूल को बिलोंग करता है, संसदीय शासन व्यवस्था को बिलोंग करता है। ठीक उसी को अगर हम इंडिया में लेकर के आए तो भारत में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सारी शक्तियां हैं वो किसको देकर के रखी है, राष्ट्रपति को। ठीक है, सारी शक्तियां, आर्टिकल 53, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ सेंटर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। केंद्र की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। और आर्टिकल 74 यह कहता है लेकिन राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रोवाइड एड एंड असिस्टेंस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन राष्ट्रपति उसको यूज नहीं करेंगे। कौन कार्य करेगा, उनके बिहाफ पर मंत्री परिषद काम करेगी। तो इस तरीके से मंत्री परिषद मतलब सरकार, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो हमारे यहां प्रधानमंत्री हो गए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसको याद रखना है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो अलग अलग पर्सन है। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था कैसी हो गई, आपका पार्लियामेंट्री रूल हो गई, संसदीय शासन व्यवस्था हो गई। और ये संसदीय शासन व्यवस्था हमने लिया कहां से, तो हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था लिया। अब इस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हेड ऑफ द स्टेट होंगे प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे आपका प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर देखिए, प्रश्न को देखिए, कथन देखिए, राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है। जो मैंने आपको टेक्निक बताया, फर्स्ट आपको फैक्ट चेक करना है कि वो सही है या नहीं। तो आप देखें, जैसे मैंने आपको नॉलेज दिया, संसदीय शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट होगा, एक व्यक्ति क्या होगा, आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। तो राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होगा। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 53 की वजह से राष्ट्रपति क्या है, आपका हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य प्रमुख है। और कारण भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जो है पार्लियामेंट्री रूल है। पार्लियामेंट्री रूल में ही क्या होगा, एक व्यक्ति राज्य प्रमुख होगा और एक व्यक्ति क्या होगा, सरकार प्रमुख होगा। तो राष्ट्रपति राज्य प्रमुख है क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था है। इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को। चलिए एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, और ये कहता है कि भारत एक गणराज्य है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, और रीजन देता है, कारण है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड रीजन इज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, दो शब्द आते हैं हमारे सामने, एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक या गणराज्य, और एक आपका लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ये दो चीजें हमारे पास आती हैं। इनको बहुत संक्षिप्त में और बहुत सारगर्भित तौर पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शोज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतंत्र शासन में जनता की भागीदारी को दर्शाता है। मतलब जैसे हमारे यहां जो शासन है, जो सरकार है, उसमें जनता की भागीदारी कैसे है। देखिए, सरकार को हम चुन करके भेज रहे हैं, ठीक है, जो हमारे यहां चुनाव हो रहा है। इसके अलावा सरकार पर हमारा नियंत्रण भी है। जो भी आप संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सब जो देखते हैं, जिसमें हम हमारे जो सांसद होते हैं, हमारे प्रतिनिधि, वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, ये आपका क्या है, जनता की शासन में भागीदारी। लेकिन जब किसी देश का जो शासन का अध्यक्ष होता है, शासन का प्रमुख होता है, वो निर्वाचित होता है, तब उस देश को रिपब्लिक कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी क्या है, शासन में जनता की भागीदारी को दर्शाता है। लेकिन रिपब्लिक किसको दर्शाता है कि उस देश का जो शासन अध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो कैसे चुना जा रहा है। अगर मान लीजिए यही जो हेरिडिटियल हो जाए, वंशानुगत हो जाए, तो उसको हम मोनार्क बोलते हैं, राजतंत्र बोल देंगे, राजशाही बोल देंगे। लेकिन यही अगर निर्वाचित हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका गणराज्य बोलेंगे, रिपब्लिक बोलेंगे। अब इन चीजों को ध्यान में रख करके अगर हम इसको हल करें, जैसे भारत एक गणराज्य है, इंडिया इज रिपब्लिक, ठीक, भारत एक गणराज्य है, सही है। और सेकंड, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यह भी सही है। अभी आपका राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ, तो भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं। और गणराज्य के लिए क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना जरूरी है। यानी कथन ए भी सही है, कारण भी सही है, और कारण ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण। ये इस तरीके से आपका कथन कारण वाले प्रश्नों को हल किया जाता है।
प्रिय अभ्यर्थियों, तो आज इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि जो कथन कारण वाले प्रश्न हैं, जिसमें काफी ज्यादा बच्चों में एक संशय की स्थिति रहती है, अभ्यर्थियों में, उस संशय को मैं दूर कर सकूं, उस तकनीक को मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की और उदाहरण के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी प्रश्न आपसे तब बनेंगे जब उसके बारे में आपके पास गहन जानकारी होगी, एक डेप्थ नॉलेज होगा। और इसी कड़ी में मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं इसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ बता सकूं। तो इस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए जो बहुविकल्पीय मल्टी जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर के आपके पास उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। भारतीय संविधान के प्रश्नों को अभ्यास करने के लिए अनिल दीक्षित सर की वस्तुनिष्ठ किताब सभी बुक डिपो पर उपलब्ध।